हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और साथ ही स्वागत है पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज में, जिसके अंतर्गत हम 2 वीडियो डिस्कशन कर चुके थे और बेसिकली बहुत बेहतर तरीके से इसमें पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपकी एक समझ बढ़े कि पीवाईक्यू किस तरीके से यूपीएससी पूछती है। और वही सच्चाई होती है कि क्वेश्चन की ट्रेंड, क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से होती है। हालांकि इसके सॉल्यूशन से बहुत सारी चीजें, एक तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलती है। इसलिए प्लीज जरूर, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, ओनली 10 क्वेश्चन है और ज्यादा टफ नहीं, आराम से 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो इजीली चीजें आपको कवर हो जाएगी। तो इसमें आप हमारे यहाँ पर, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, प्लीज इससे आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एक पीडीएफ मिलेगी। यूट्यूब का लिंक है, जहां डेली आपको वीडियो मिलेंगे ना। अदर किसी प्रकार कोई भी आपको डाउट है, कोई जानकारी है, तो आप प्लीज यहाँ पर क्लिक करके इससे हमसे पूछ सकते हैं। इस पे मैसेज करके, ओनली मैसेज करके आपसे जुड़ सकते हैं। तो अब आपके समक्ष 2022 के क्वेश्चन है, यूपीएससी 2022 में पूछे गए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपीएससी पॉलिटी के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपसे संस्थाओं से रिलेटेड, आपकी जो इंस्टीट्यूट्स होती है, बॉडीज होती है, जिनको हम बॉडीज बोलते हैं, उनसे संबंधित पूछता है। और बॉडीज आपकी 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है, एक हो सकती है आपकी स्टेचुटरी बॉडी। वो सारी चीजें इसमें आपको पूछी जाती है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ये पहला क्वेश्चन है कि भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका होती है, जिसे बोलते हैं हम कॉयल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा। जस्ट कॉन्सेप्चुअल है, कोई फैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट है कि इसका रोल क्या होता है। तो यह है कोयले का, ध्यान रखना इसमें सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, यह है कोयले का प्रमुख सांख्यिकीय स्रोत है भारत सरकार का। इसका पूरा सेंटेंस यह है कि यह है भारत का जो कोयला का डेटा कलेक्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण क्या है, एक संगठन है, एक रिसोर्सेज है भारत सरकार का। तो ये स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कोयला जो एक्ट है, एक इसके अंतर्गत बेसिकली एक एक्ट आया था, और इसके अंतर्गत इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ स्टैटिक एक्ट 2008, जिसके अंतर्गत इसको ये पावर दी गई कि भारत में जो कोयला से संबंधित जो डेटा होगा उसकी समिति, कौन सा एक्ट था, कलेक्शन ऑफ स्टैटिकल एक्ट 2008, इसके अंतर्गत एक पावर इसको मिली हुई है। इसलिए आपको पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, यह कैप्टिक विकास या लिग्नाइट ब्लॉक के विकास की प्रगति, बिल्कुल, कि किस किस खानों पर किस किस को कौन सी खान दी जा रही है, उनको ये वॉच करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, ये कोयला युक्त क्षेत्रों में अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना पर किसी की आपत्ति की सुनवाई करता है, यानी कि इट हियर एनी ऑब्जेक्शंस टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ कोयल बियरिंग एरिया। यानी कि जब आप कोई भी कोयला, किसी को कोयला खान किसी को अलोकेट की जाती है, उसके लिए नोटिफिकेशन दिया जाता है। नोटिफिकेशन अगर किसी प्रकार को इशू है तो ये इसको पूरी सही बात है, ये बिल्कुल ये करता है। और ये पावर इसको मिली है भारत का जो खान अधिनियम है, जिसे हम बोलते हैं, जो भारत का कोयला बियरिंग एक्ट है, उसके अंतर्गत इसको ये पावर मिली हुई है। कोयला बियरिंग एक्ट 1957 के आधार पर इसके पावर मिली है कि किसी भी प्रकार की सुनवाई है ये कर सकता है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। चौथा, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां निर्धारित समय में अंतिम यूजर, भाई कोई कंपनी कोयले का अंतिम यूज कैसे करेगी, इस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये कंपनियों की इंडिपेंडेंसी पर छोड़ दिया गया है बाद में इसको चेंज करके। इसलिए कंपनियों पर निर्भर करता है कि अंतिम यूज का कैसे करना है। इसलिए चौथा स्टेटमेंट आपका हो जाता है गलत। तो चौथा गलत होते ही आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए। 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें आपको 2 चीज जानने को देखने को मिलेगी। हाँ, पहली कि एक तो आपको ट्रेंड पता लगेगा, यूपीएससी एक तो बॉडी से संबंधित क्वेश्चन पूछती है, और यह क्वेश्चन आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी का था, ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ना ही कोई स्टेचुटरी बॉडी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल है, 5वीं अनुसूची से संबंधित है। If a particular area and brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflect of the constituency? यानी कि अगर किसी एरिया को हम 5वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे, उसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो, प्रभाव तो सभी पड़ जाएंगे, लेकिन सबसे बेस्ट, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके समक्ष आए तो प्लीज चारों स्टेटमेंट पढ़ना, चारों ऑप्शन पढ़ना,
उसके बाद आप डिसाइड करना इसका आंसर क्या है। तो पहला, इससे आदिवासी लोगों की भूमि का गैर आदिवासी लोगों की भूमि से हस्तांतरण रोका जा सकेगा। इसमें उस क्षेत्र की एक स्थानीय स्वशासन निकाय का निर्माण होगा। तीसरा, इसमें वह क्षेत्र केंद्र शासित के प्रदेश के रूप में बदल जाएगा और ऐसे क्षेत्र वाले राज्यों को विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो अब एक को देखो, ये बिल्कुल गलत है। 5वें शेड्यूल के आधार पर हम किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा नहीं देते, है ना। तीसरा, सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसमें वह क्षेत्र केंद्र, बिल्कुल, क्योंकि शेड्यूल एरिया तो राजस्थान में भी है। क्या राजस्थान कोई संघ शासित प्रदेश है? एमपी में है, तो क्या एमपी कोई संघ शासित प्रदेश है? तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, बी क्या करा, इसमें उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वयं शासी निकाय का, गलत। इसमें क्या पड़ती है? जनजाति परिषद बनती है। क्या बनती है? जनजाति परिषद बनती है। ये भी आपका गलत और आपका आंसर होगा ए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इसका फायदा यह है कि जो जनजाति भूमि है, ट्राइबल्स लैंड है, उसको नॉन ट्राइबल पीपुल्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, और यही ट्राइबल्स का सबसे बड़ा पावर है। अर्थात उस भूमि से उनकी जो ओनरशिप है वो किसी भी सिचुएशन में उनसे छीनी नहीं जा सकती। इसलिए आपका स्टेट मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। तीसरा देखो, एक और आपका संस्था से संबंधित सवाल पूछ लिए, चाय से संबंधित। तो देखो, आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं चाय से संबंधित। तो चाय बोर्ड के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है कि चाय बोर्ड है हमारा, टी बोर्ड बोलते हैं जिसे, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चाय बोर्ड एक वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय का मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब जिसे किसी संसद के कानून द्वारा बनाया गया। दूसरा, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी एक नियामक संस्था है। तीसरा, टी बोर्ड का मुख्य जो कार्यालय है वो बेंगलुरु में है। और चौथा, यह बोर्ड दुबई, इस बोर्ड की ब्रांचेज है वो दुबई, मॉस्को जैसे देशों में शामिल है। अब आपको इसमें से आंसर ढूंढना है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो पहला स्टेटमेंट है इसका एकदम सही है, क्योंकि चाय बोर्ड एक क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसका गठन है वो टी एक्ट 1953 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट एकदम गलत है। ये वाणिज्य मंत्रालय की, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत जाता है। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, कोलकाता चाय कहां पर होती है? पूर्व उत्तर भारत में। तो ऐसी स्थिति में इसका मुख्यालय भी कोलकाता, पूर्व उत्तर भारत में चला जाएगा। इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसकी ब्रांचेज है विदेशी, फॉरेन में भी है, जिसमें एक है दुबई, एक है मॉस्को, और इसके अलावा एक है आपका लंदन, और एक है न्यूयॉर्क। कहाँ है? इसके अलावा लंदन, न्यूयॉर्क, और एक है हम्सबर्ग। इसकी यहां पर भी क्या है? ब्रांच। इस आधार पर आपका पहला और चौथा सही, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। अब आजकल यूपीएससी यही क्वेश्चन कैसे पूछता? 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही। तो इसमें आज तक आंसर होता 2 करेक्ट है, इसमें 2 स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है। तो ये था आपकी संवैधानिक बॉडी से संबंधित, सॉरी ये था आपकी एक स्टेट्यूटरी बॉडी से संबंधित सवाल था जो पूछा जाता है। ठीक है। चौथा नंबर है कंटेम्प्ट का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार, एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट, भारत, इस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा गया सबसे सही कौन सा कथन है, तो अगर मैं इस स्टेट की बात करूं कि भाई एच.एन. सान्याल समिति आई थी उसके बाद ही ये पास किया गया था, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। एच.एन. सान्याल समिति 1961 में आती है। ये रिकमेंडेशन देती है कि न्यायालय कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट है वो आना चाहिए, ताकि इसको एक रेगुलेशन किया जा सके। इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना को दंडित, अवमानना का मतलब इनके किसी आदेश का कोई उल्लंघन करता है तो ये उसको पनिश कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ये पावर मिलती है। सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट को मिलती है आर्टिकल 129 में, और हाई कोर्ट को मिलती है आर्टिकल 215 में। ठीक है।
आर्टिकल हाई कोर्ट को मिलती है पावर 215 में, अनुच्छेद 215 में, और सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है आर्टिकल 129 है। इस आधार पर आपका दूसरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट। तीसरा, भारत का संविधान नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। ध्यान रखना, संविधान में ज्यादा चीजें परिभाषित नहीं है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। चौथा, भारत में संसद को न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त है। बिल्कुल, आर्टिकल 142 के अंतर्गत संसद को ये पावर है कि वो न्यायालय की जो सुपर पावर है उसको स्थापित करने के लिए संसद कानून बना सकती है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट आपका चौथा सही, 1, 2 और 4, तो इसलिए आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, क्योंकि अवमानना के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये पावर मिलती है कि वो मुख्य रूप से शक्तियां मुख्य रूप से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला 5वें नंबर पे क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्या है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉ एंड पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूड फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एडवोकेटेड। एकदम गलत स्टेटमेंट है, उल्टा स्टेटमेंट है। बिल्कुल, कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट वकीलों को भी वकील के रूप में मान्यता रखने की पूरी अनुमति है। स्टेटमेंट एकदम गलत है, तो यहां नहीं माना गया, ये गलत है, उसको बाहर नहीं करते बल्कि उनको पूरी अनुमति। तीसरा, बार काउंसिल के पास कानून शिक्षा और लॉ कानून की मान्यता से संबंधित नियम बनाने की बिल्कुल शक्ति है। यह है बार काउंसिल एक्ट 1961 के अंतर्गत इसको पूरी पावर में। बार काउंसिल भारत में जितनी भी लॉ यूनिवर्सिटीज है, लॉ कॉलेज है, उनको मान्यता देती है और उनकी शिक्षा संबंधित कुछ नियम बनाती है। इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट। अब पूछा है कौन सा कथन सही है, तो आपका केवल 2 सही है, आंसर होगा आपका बी। ये सारे क्वेश्चन 2022 में यूपीएससी ने पूछे गए पॉलिटी से। तो देखो, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली कहीं से आपका क्वेश्चन नहीं पिकअप होते आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर जवाब आपको देना पड़ता है। 6 नंबर क्वेश्चन, संविधान संशोधन। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। संविधान संशोधन का विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है। संविधान संशोधन के विधेयक की अगर मैं बात करूं तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को पूरी पावर दी गई है, आप सभी जानते हैं संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत। ठीक है, और आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये पावर है, ये संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बताया गया। और ये संविधान संशोधन की शक्ति नॉर्मली आप सभी जानते हैं संसद के पास है। संविधान संशोधन 3 तरीके से होता है। एक होता है सामान्य बहुमत से, जिसके अंतर्गत सामान्य तरीके से मतलब बहुत सारे अनुच्छेदों में संसद साधारण बहुमत से बिल पारित करके उनको संशोधित कर सकती है। एक होता है विशेष बहुमत से, जिसका मतलब है कि कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जिसमें संसद के उपस्थित और वोटिंग करने वाले सदस्यों के आधार पर इसमें पूरी पावर दी गई है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये 24वें संविधान संशोधन के बाद ये चीजें हट गई है और इसमें पूर्व संशोधन मतलब पूर्व अनुमति की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसलिए प्रायर जो है उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसको कोई भी व्यक्ति ला सकता है, चाहे लोकसभा का, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो, चाहे चाहे वो जनरल मेंबर हो, कोई भी ला सकता है। तो निजी सदस्य और सरकारी सदस्य इसको ला सकते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए पहला स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग। पहला जैसे रॉन्ग करोगे आप आंसर तक तो पहुंच जाएंगे, आंसर होगा आपका बी। ठीक है, दूसरा, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत को राष्ट्रपति को बिल्कुल उसकी अनुमति देना एकदम बाध्यकारी है। ये बात बोली गई थी 24वें संविधान संशोधन में, इसको बाध्यकारी बनाया गया था। ठीक है, वो उसको रिव्यू या पॉकेट वीटो में नहीं रख सकता। तीसरा, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तीसरा, एक संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। तो ये बात बोला गया है, इसमें ज्वाइंट सेशन की बात नहीं की गई है, इसलिए बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तीसरा भी कि कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा को बराबर पावर है। ज्वाइंट सेशन में राज्यसभा की पावर कम हो जाती है, क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या कम होती है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके मंत्रिपरिषद से संबंधित है। क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इन 4 रैंक: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। तो भाई संविधान में बहुत सारी चीजें डिफाइन नहीं है। जब भी डिफाइन वाली बात आए ना, इसको गलत कर देना चाहते हैं। बिल्कुल गलत बात है, संविधान में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। दूसरा, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। 91वां संविधान संशोधन में यह बोला गया कि केंद्र में या राज्यों में मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या राज्यों में विधायकों की सदस्य संख्या की 15% और केंद्र में लोकसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसमें इंक्लूड रहता है आपके प्राइम मिनिस्टर। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या है? एकदम करेक्ट है। 2003 में एक्ट आया था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिटी से आपके हर साल 15 से 18 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्लीज आप उनको थोड़ा सा अच्छे से चेक करें। ये क्या कहा गया इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की विशेष पावर है जहां लोकसभा की विशेष पावर हो जाती है? तो आप सभी जानते हैं, अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा की विशेष पावर अगर बात करता हूं एक ही मामले होती है, धन विधेयक के मामले। धन विधेयक के मामले में लोकसभा की विशेष पावर होती है नॉर्मली। तो देखते हैं, आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करने में बिल्कुल गलत। इसमें दोनों की बराबर पावर होती है, जितनी लोकसभा की होती है उतनी राज्यसभा की होती है। दोनों में आपातकाल का जो प्रस्ताव है वो दोनों में पारित होना बिल्कुल जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने में बिल्कुल करेक्ट। ये पावर लोकसभा की होती है, राज्यसभा की नहीं होती, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 73 के 3 में ये बात बोली गई है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 161 में भारत के राष्ट्रपति पर हम इम्पीचमेंट ला सकते हैं, परंतु उसमें लोकसभा और राज्यसभा की बराबर पावर होती है। इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। आपका ओनली एंड ओनली आंसर हो जाएगा बी। केवल आपका ये पूछा सही, तो केवल आपका दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप सभी जानते हैं राज्यसभा की विशेष पावर अगर मैं बात करूं तो 3 अनुच्छेदों में है। आर्टिकल 312, आर्टिकल 249 और आर्टिकल आज ये दोनों में आर्टिकल 249 आर्टिकल 312 में है कि ऑल इंडिया सर्विस अगर आपको क्रिएट करनी है, नई बनानी है, तो प्रस्ताव केवल राज्यसभा ही लेके आएगी, लोकसभा नहीं ला सकती। इसलिए राज्यसभा की विशेष पावर है। सेकंड, आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा ही प्रस्ताव ला सकती है कि अगर कोई राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो राज्यसभा पहले उस विषय के प्रस्ताव को लाएगी 2/3 बहुमत से। तो ये काम केवल राज्यसभा ही कर सकती है, तभी जाकर के उस पर संसद कानून बना सकती है। तो ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है। लोकसभा विशेष शक्ति है, एक तो मंत्रिपरिषद पे विश्वास बहुमत लाने के लिए और एक धन विधेयक के मामले। ठीक है, अगला आता है दल बदल विरोधी कानून। आप सभी जानते हैं दल बदल कानून 10वीं अनुसूची और आपके 52वां संविधान संशोधन 52वां अमेंडमेंट 52वां अमेंडमेंट में इसको लाया गया था। और दल बदल का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति, आप सभी जानते हैं इसमें शर्त यह थी कि कोई भी जो सदस्य है वो अगर दल बदलता है उसको गैर कानूनी घोषित, अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो इसमें यह था कि अगर कोई मनोनीत सदस्य, ऐसी कुछ अब बात थे, अगर कोई मनोनीत सदस्य विद इन 6 मंथ अपनी, मान लो कोई सदस्य नॉमिनेटेड हुआ है और विद इन 6 मंथ में वो अपनी सदस्यता बदल लेता है, या कोई किसी नॉमिनेटेड सदस्य तो किसी भी पार्टी का नहीं होता, लेकिन 6 महीने में यदि किसी पार्टी का मेंबर हो जाएगा तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, लेकिन 6 महीने के बाद वो पार्टी का मेंबर होता है तो उसकी सदस्यता चल जाएगी। तो क्या कह रहा है,
कानून निर्दिष्ट करता है कि मनोनीत विधेयक सदन में नियुक्ति होने के 6 महीने के भीतर यदि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, गलत बात है, हो सकता है 6 महीने के बाद नहीं हो सकता। अगर वो 6 महीने के बाद होता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तीसरा, कानून ध्यान रखना, इस पे जो डिसीजन देने की पावर होती है अयोग्यता की, वो होती है स्पीकर के पास। लेकिन स्पीकर की कोई समय सीमा नहीं है कि इस पे कितने दिन में वो पावर कर सकता है। इसलिए पीठासीन अधिकारी कोई समय सीमा तय नहीं करता कि कितने दिन में पीठासीन अधिकारी डिसीजन देगा। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, और यही सबसे बड़ा विवाद है कि जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, वो जो प्रिसीडिंग ऑफिसर होते हैं, वो इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर के कभी भी डिसीजन आसानी से नहीं लेते, और ये मामला बहुत जगह देखने को मिला है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 2 करेक्ट। अगला है आपका लास्ट सवाल। इसमें अगर हम देखें, ये पूछा गया आपको अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का वकील होता है, जो आर्टिकल, ध्यान रखना, जो आर्टिकल 76(6) के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो भारत में अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के एकमात्र अधिकारी थे जिन्हें संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होती है। गलत, केवल और केवल अटॉर्नी जनरल ही संसद की बैठक में भाग ले सकता है। सॉलिसिटर जनरल संसद की बैठक में भाग नहीं ले सकता, ये राज्यों के होता है। तो इसका स्टेटमेंट पहला गलत है। दूसरा, भारत के संविधान के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल अपना इस्तीफा तब सौंपता है जब उसे नियुक्ति करने वाली सरकार इस्तीफा दे देती है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। इसका अगर मैं दूसरी बात करूं आपसे, तो दूसरा स्टेटमेंट अगर मैं इसको दूसरे ढंग से देखना चाहिए ढंग से, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट। क्योंकि देखो, ये कह रहे हैं भारत के संविधान के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल अपना इस्तीफा तब सौंपता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति इसको कभी भी अपने पद से हटा सकता है, और यदि मंत्रिपरिषद भंग होती है तब तो इसका पद जाएगा ही जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकता है। इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। ये क्या कह रहा है, ये केवल एक ही कंडीशन में कह रहा है, ये गलत बात है। राष्ट्रपति से कभी भी इस्तीफा दिला सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है। ठीक है, और ये सदन में भाग ले सकता है, ये सदन में बातें भी कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार इसके पास नहीं होता। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें, सॉरी डी है, ऑप्शन डी है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल के बारे में भारतीय संविधान के 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, जिसमें राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल का गठन करता है, उसका नियुक्ति करता है, उसको कभी भी पद से हटा सकता है। अटॉर्नी जनरल भारत की संसद में की बैठकों में दोनों सदनों में जाकर के भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार इसके पास नहीं होता। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल भारत का सरकारी वकील के रूप में अलग अलग जगह जाकर के भारत का केस लड़ता है। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा दिए गए कानूनी कार्यों को पूरा करता है। अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद भंग होती है तो अटॉर्नी जनरल भी इस्तीफा दे देता है। इसलिए आपका आंसर होगा इसमें डी। तो दोस्तों, इस तरीके से इसी के साथ विभिन्न प्रकार की बैच चल रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं अभी क्यू आंसर राइटिंग एक बैच चला है, अभी प्री रिवीजन बैच है, वो 20 नवंबर से स्टार्ट होगा। बहुत अच्छे से उसमें रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रिवीजन करवाए जाएंगे, बीच में से क्वेश्चन ऐड करके आपकी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि आपको काफी चीजें हेल्प मिल जाएगी। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी, प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच सके। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।